Hello, welcome to Northeast PSC. In our discussion with respect to current affairs, today we will be discussing about loss and damage fund. लॉस एंड डैमेज फंड ये आपका फिर से न्यूज़ में है क्योंकि COP28 जो अभी UAE में जो हो रहा है वहाँ पर COP28 में ये डिसीजन लिया गया कि जो आपका लॉस एंड डैमेज फंड है इसको ऑपरेशनलाइज किया जाए, इसको अप्रूव किया जाए। इसकी आइडिया आया था COP26 ग्लासगो में, इसको और एक बेहतर इसको इस्टेब्लिश किया गया था COP27 में जो शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ था, और इसको अप्रूव कर दिया गया COP28 में। तो ये क्या है लॉस एंड डैमेज फंड? ये क्लाइमेट से जुड़ा हुआ किस तरह से हमें मदद करेगी, क्लाइमेट की जो आपका स्ट्रगल है उसको क्या हम इसके थ्रू सक्सेसफुली काउंटर कर पाएंगे, इन तमाम चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे थ्रू लॉस एंड डैमेज फंड एंड इन दिस डिस्कशन। सो आई एम नजरुल इस्लाम, आई एम फ्रॉम Assam. I have been teaching political science and international relations for the last 3 years. My education are from Jamia Millia Islamia in New Delhi, and I have been mentoring people who are preparing for TGT, PGT for a long time. So if you want to know a bit more about me, you can get in touch with me through LinkedIn as well as X, that is Twitter. Without any further ado, let us begin the discussion. So as you can see this headline in Indian Express कि लॉस एंड डैमेज फंड अप्रूव्ड एट COP28 समिट, ऑल यू नीड टू नो। तो COP28 समिट में ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है इसको अप्रूव कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी वो है आपका इनिशिएटिव है जो कि हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है थ्रू एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, ऑल्सो थ्रू विद द परसेप्शन कि हम लोग एक ग्लोबल सिटीज़न के तौर पे है। वी मस्ट नो द इम्पोर्टेंट इवेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू क्लाइमेट एंड जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, okay, so the COP28 or 28th Conference of Parties witnessed a landmark agreement as member countries decided to operationalize loss and damage fund. जो loss and damage fund है इनको हम लोग क्या देखेंगे, ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है टू कॉम्पनसेट नेशंस ग्रैपलिंग विथ क्लाइमेट चेंज। मतलब कि ये क्या है कि आपको पता है 2015 में क्या हुआ था। 2015 में COP21 में कहाँ पर हुआ था, ये पेरिस में हुआ था। ठीक है, यहाँ इसके थ्रू हम लोग क्या देखते हैं, पेरिस एग्रीमेंट हम लोगों ने देखा। तो पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू ये प्रॉमिस किया गया था, ये एक मतलब जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके द्वारा बोला गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि जो अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, डेवलपमेंट की बात करें ये सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड या फिर कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में हुआ है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ में हुआ है। तो उनके वहाँ पर डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ है, एमिशन हुआ है, बहुत सारे एमिशन हुआ है, चाहे कार्बन का हो, मीथेन हो। दुनिया भर में जो आज के डेट में ग्लोबल वार्मिंग की जो रिपरकशंस देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ जितने भी सारे आपका चैलेंजेस हमारे सामने हैं, इन तमाम चैलेंजेस का बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ से आता है। ठीक है, वैसे में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी नहीं है, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी शुरू हुई है। जैसे आपका एशियन कंट्रीज़ की बात करें या फिर चाहे आप अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें, इन लोगों ने तो ऐसा तो है नहीं कि ये लोग मिड 18th सेंचुरी से यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। नहीं, इनके यहाँ पर बहुत सारे कंट्री ऐसा है जहाँ पर कोई अच्छी खासी कंपनियाँ ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर ये सब कंट्री अगर आपके डेवलपमेंट के प्रोसेस के थ्रू कोई एमिशन नहीं कर रहा है, इसके बावजूद भी जो दुनिया भर में क्लाइमेट से जुड़ा हुआ जितने भी आपका रिपरकशंस हैं, क्लाइमेट से जुड़ा हुआ जितने भी सारे हमारे सामने थ्रेट्स है, चैलेंजेस है, उन सब का सामना इन सब कंट्रीज़ को भी करना पड़े, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना चाहिए। कंपनसेशन एज इन एटलीस्ट इनको हमें हेल्प करना चाहिए कि इनके साथ जो गलत हो रहा है वो ना हो। तो ऐसे में जब कि डेवलप कंट्रीज उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हमारे जो वो है डेवलपिंग कंट्रीज है या फिर स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है, उनको हम क्या करेंगे, ईयरली $100 बिलियन वो देंगे, फंड देंगे यहाँ पर हर एक कंट्रीज़ को। मतलब हर एक कंट्रीज़ को नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में ये दिया जाएगा ताकि आप क्या कर पाए, क्लाइमेट से जुड़ा हुआ जो चैलेंजेस है उसको ईजिली आप फाइट कर पाए। ठीक है, ये मकसद से रखा गया। लेकिन ये जो आपका $100 बिलियन हर साल देने की जो आपका प्रॉमिस है ये पूरा नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे केसेस में मतलब ये फुलफिल नहीं किया जा रहा था। तो द इनिशियल फंडिंग इज़ एस्टिमेटेड टू बी $475 मिलियन। तो अब क्या हुआ कि ये जो लॉस एंड डैमेज फंड की जब हम बात करें L&D, इसमें इनिशियली $475 मिलियन रखा जाएगा और इसमें से $100 मिलियन कौन देंगे, UAE देंगे, यूरोपियन यूनियन $275 मिलियन देंगे,
उसके बाद $17.5 मिलियन आएंगे आपका यूएस से, $10 मिलियन आएंगे आपका जापान से। तो ये जो आपका लॉस एंड डैमेज फंड की हम बात कर रहे हैं, ये एक कॉर्पस होगा आपका $475 मिलियन की, जो आपका क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ जितने भी चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस का सामना जो आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ कर रहे हैं, उनको बेटर इक्विप करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके थ्रू मदद करने की कोशिश करेंगे उन तमाम कंट्रीज़ को। So the loss and damage fund was first announced during COP27 in Sharm el Sheikh। तो शर्म अल शेख में क्या कहा हुआ था, ये जो अनाउंस किया गया था COP27 में, जब हुआ था आपका 2022 में, इजिप्ट में हुआ था। तो वहाँ पर बोला गया हमें इस तरह से एक चीज़ होना चाहिए जो कि हम लोग क्या करें, मतलब उन तमाम कंट्रीज़ को मदद कर पाए। However, it was not until a few weeks before COP28 that rich and poor countries managed to iron out some of their differences and agree to ऑन की पॉइंट्स ऑफ द फंड। तो जो COP28 के कुछ दिन पहले ही जो आपका पुअर कंट्रीज़ की बात करें एंड रिच कंट्रीज़ की बात करें, इन दोनों में थोड़ा टच था। रिच कंट्री बोल रहे हैं कि हम इतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, पुअर कंट्री बोल रहे हैं नहीं भाई आप हमसे क्यों मांग रहे, हमें तो फ़ायदा भी नहीं है, हमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। उसके बावजूद भी हमें मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने नहीं किया, हमारे यहाँ पर कोई रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी हम इससे भुगत रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा वो देना पड़ेगा। तो इस तरीके की क्या था, एक टसल चल रहा था। उस टसल को ख़त्म होते हुए हम लोग देखते हैं COP28 के कुछ दिन पहले, और फाइनली कुछ जो की पॉइंट्स है उसके ऊपर ये लोग एग्री करते हैं। आफ्टर 5 ट्रांजिशनल कमिटी मीटिंग्स, ठीक है, कंट्रीज अचीव्ड यूनानिमस एग्रीमेंट on the fund's operationalization spearheaded by COP28 प्रेसिडेंट सुल्तान अहमद अल जबर। तो फाइनली हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर COP28 में ये जो आपका लॉस एंड डैमेज फंड की बात है, ये फाइनलाइज किया जाता है, ठीक है, 5-6 मीटिंग के बाद तो फाइनलाइज होता है। ओके, सो व्हाट इज़ द लॉस एंड डैमेज फंड? तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करें। द लॉस एंड डैमेज फंड इज़ अ ग्लोबल फाइनेंशियल पैकेज टू एंश्योर द रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कंट्रीज फेसिंग द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो सब कंट्रीज़ क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़े उनका, भले ही वहाँ पर फ्लड हो, कभी कभी क्या होता है आपका अवलंच हो जाता है, ठीक है, फिर अर्थक्वेक है। तो ये सारे जो आपका चैलेंजेस जो कंट्रीज़ फेस करें, उन तमाम चैलेंजेस को फाइट करने के लिए, उससे बचने के लिए जो मदद चाहिए, उसको लिए हम क्या क्या दे रहे हैं, ये एक क्या है, फाइनेंशियल पैकेज है, ठीक है। द टर्म रेफर्स टू द कंपनसेशन दैट रिच नेशंस whose industrial growth has resulted in global warming and driven the planet into a climate crisis must pay poor nations। तो यही है कि जो अमीर कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतना ज़्यादा हुआ है, उनके वजह से क्लाइमेट क्राइसिस होने लगा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तमाम जो रिच कंट्री हैं इनकी जिम्मेदारी है कि पुअर कंट्रीज़ को हम क्या करें, फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाएं, फाइनेंशियल मदद दें, ठीक है। और क्योंकि क्यों दे, पुअर कंट्रीज़ का कार्बन फुटप्रिंट बहुत लो है, वो लोग जो कार्बन एमिशन करते हैं कम करते हैं, लेकिन दुनिया भर में क्लाइमेट क्राइसिस इतना बढ़ गया है कि पुअर कंट्रीज़ भी सफ़र कर रहे हैं, रिच कंट्री भी सफ़र कर रहा है। और मतलब गलती किसका है, गलती किसी का नहीं है, लेकिन मतलब किसके एक्शंस का नतीजा है, कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के एक्शन का नतीजा है। ओके, द चेंजिंग क्लाइमेट हैज़ इम्पैक्टेड लाइव्स, लाइवलीहुड्स, बायोडाइवर्सिटी, कल्चरल ट्रेडिशंस एंड आइडेंटिटीज़। आपको पता है लोग, बहुत बड़े तादाद में लोग आजकल क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज़। इसका हम लोग क्लाइमेट रेफ्यूजी भी बोलते हैं। क्लाइमेट रेफ्यूजी के बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं, जगह ऐसे हैं जहाँ पर आपका डिज़र्टिफिकेशन हो रहा है, लोग वहाँ से भाग रहे हैं, कोई नई जगह की तलाश में है, तो लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो चुकी हैं जी। कुछ इलाके में आपका क्या आएगा, ड्रोट लाइक सिचुएशन हो गया है। अगर ड्रोट लाइक सिचुएशन हो जाएगा, वहाँ पर एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं होगा। ऐसे में हम लोग कह सकते हैं लोग शहरों में जाना शुरू कर दिए हैं भारी मात्रा में। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से। फिर लाइवलीहुड, उनका जो वर्किंग कंडीशंस था वो बदल गया है, वर्किंग किस तरीके के जॉब करते थे, जॉब में भी तब्दीली आई है। और फिर बायोडाइवर्सिटी की बात करें, बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, ये हमारे बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ है जो कि आपका एक्सटिंक्ट हो रहा है, बहुत सारे स्पीशीज़ ऐसे हैं जो मर जा रहे हैं क्लाइमेट के चक्कर में, ये लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। कल्चरल ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, आइडेंटिटी ख़तरे में है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं लॉस एंड डैमेज फंड में। सो जो आपका IPCC का जो
रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट को जिसने लिखा था उनका नाम है एडिले थॉमस, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो आईपीसीसी का जो रिपोर्ट आता है, 6th रिपोर्ट आया था, उसमें जिसका जो ऑथर था एडिले थॉमस, ये बोलते हैं कि इम्पैक्ट्स, एडाप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी says that loss and damage means different things to different groups and there is no agreed upon definition within the United Nations Framework Convention on Climate Change। तो इनका जो रिपोर्ट था, रिपोर्ट का नाम था इम्पैक्ट्स, एडाप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी। तो इसके मुताबिक बोलते हैं कि हमारे पास यूएनएफसीसी का कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है लॉस एंड डैमेज को लेकर। तो हर एक कंट्री का, हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका अलग अलग डेफिनेशन एग्जिस्ट करती हैं फॉर द टर्म लॉस एंड डैमेज। तो रिपोर्ट का नाम क्या है? इम्पैक्ट्स, एडाप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी। दिस रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड बाय आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो फिर ये बोलती हैं कि लॉस एंड डैमेज इज़ ऑफ्टन कैटेगराइज्ड एज आइदर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो इसका दो ही एंगल देखा जाता है कि इकोनॉमिक फैक्टर में कितना नुकसान हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर क्या है। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकता है। तो ये बोलती हैं कि जब लॉस एंड डैमेज की बात करते हैं वो सिर्फ हम लोग इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक टर्म में गिनने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक लॉस एंड डैमेज आर नेगेटिव इम्पैक्ट्स दैट वी कैन असाइन टू मॉनेटरी वैल्यू टू, मतलब ऐसा इम्पैक्ट, ऐसा लॉस जिसका कोई एक वैल्यू हो सकता है कि अरे यहाँ पर जो है आपका $2 बिलियन का वो हो गया है, नुकसान हो गया। कहीं पे आपको बोलेगा 3 बिलियन, तो ये से आप पैसे से वो कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे आप मान लीजिए लोगों की जान चली गई, क्या आप बता सकते हैं कि वहाँ पर कितना रुपया का खर्च वो हुआ, नुकसान हुआ? नहीं, क्योंकि ह्यूमन लाइफ का कोई कॉस्ट कैसे लगा सकता है। सो दीज आर थिंग्स सच एज the costs of rebuilding infrastructure that has been damaged due to a flood or the loss of revenue from agricultural crops that were destroyed due to drought। तो अगर आप मान लीजिए कि फ्लड की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर ख़राबी आई हैं या फिर ड्रॉट आ गया है तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर में जो नुकसान आए हैं, इन सब चीज़ों को लेकर आप एक क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मॉनिटरी लॉस कितना हुआ है, ठीक है। सो नॉन इकोनॉमिक लॉस एंड डैमेज क्या हो सकता है, जिसका कोई मोल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका ट्रोमा फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग ए ट्रॉपिकल साइक्लोन जब होता है उसके बाद लोग जो डर जाते, दहशत में आ जाते, उस ट्रोमा को आप कैसे नापेंगे कि कितने रुपया का ट्रोमा था? पॉसिबल है ये? नहीं पॉसिबल है। तो ये बोलते हैं कि लॉस एंड डैमेज की जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक टर्म में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है ये हम लोग कोशिश करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहली बार इंग्लैंड में होता है 1750 से लेकर, ठीक है, 18th सेंचुरी के मिडिल 18th सेंचुरी में शुरू होता है। फिर पूरा यहाँ पर तो आपका इंग्लैंड में ही रह जाता है। फिर 1830s में आपका होता है जर्मनी में, और 1840s में होता है 1830s में होता है फ्रांस में, और 1840s में आपका होता है जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब हम बात करते हैं। और इंडिया में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें, ब्रिटिश जो थे ये लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में उतना अच्छे से नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको कोई यहाँ के लोगों को अच्छा हो उससे उनका कोई मतलब नहीं था, अपना भलाई के लिए लोग कर रहे थे। तो इसलिए हम लोग देखते हैं इंडिया की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी लेट शुरू हुआ है। तो अब बताइए जो 1750 से जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो आपका धुआं निकल रहे हैं उनके इंडस्ट्रीज से, जो आपका कार्बन एमिशन हो रहा है, जो मीथेन एमिशन हो रहा है, जो सल्फर एमिशन हो रहा है, नाइट्रोजन का एमिशन हो रहा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है ये सब ग्लोबल वार्मिंग के इंसिडेंट में। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। तो उसको देखने की कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या क्या लॉस हुआ है। The industrial era started in 1850, disrupting Earth's natural mechanism for the production and absorption of greenhouse gases। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इंडस्ट्रियल एरा बहुत ज़ोर शोर से आपका 1850 से शुरू होता है, ठीक है। पूरे मतलब यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ में आपका ये इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड होने लगता है। तो ये क्या क्या अर्थ की जो आपका नेचुरल जो हैबिटेट है, नेचुरल जो सिस्टम है, इसको पूरी तरह से इम्पैक्ट किया है। ग्रीन हाउस हम लोग रोज़ पढ़ते हैं जिसको हम लोग GHG भी बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। टुडे द US, द UK, द यूरोपियन यूनियन आर कंसिडर्ड टू बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 50% और अराउंड 50% ऑफ ऑल एमिशंस। बताइए ये जो कुछ कंट्रियाँ हैं जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्रियाँ हैं, और UK की बात करें, US की बात करें, क्या UK यूरोपियन यूनियन का पार्ट है? द आंसर इज़ नो, क्योंकि UK पहले हुआ करता था पार्ट, लेकिन ये निकल आए हैं। तो ये US, UK, यूरोपियन यूनियन ये लोग मिलकर
लगभग 50% जो है आपका ग्लोबल एमिशन में कंट्रीब्यूट किया है सिंस इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके अलावा अगर कुछ और कंट्रीज़ को जोड़ दिया जाए, रशिया, कनाडा, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सब का अगर जोड़ देंगे तो दुनिया की जो आपका 65% अराउंड 2/3 की बात करें, अराउंड 2/3 जो दुनिया की जो आपका एमिशन है उसमें कंट्रीब्यूट किसने किया है, ये सब कंट्रीज़ ने। कंपेयर टू दम इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली 4% ऑफ हिस्टोरिकल एमिशन। पूरा हिस्टोरिकली जितना एमिशन हुआ इसका सिर्फ 4% एमिशन की जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है वो इंडिया के ऊपर जाता है। मीनवाइल चाइना, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एमिटर इन द लास्ट 15 ईयर्स, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 30% ऑफ ग्लोबल एमिशन एवरी ईयर। तो लगभग पिछले 15 साल से जिस रफ्तार से चाइना की डेवलपमेंट हो रहा है उसमें हर साल 30% ग्लोबल एमिशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं चाइना। तो बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एमिशन कर रहे हैं, वहाँ पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, उनको अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। क्योंकि भाई आप अगर 30% एमिशन हर साल कर रहे हैं उसकी फ़ायदा आप खुद ले रहे हैं, आप उस फ़ायदे को तो बांट नहीं रहे, है ना। अब अगर आप चाइना में चले जाएंगे, इतना हाई राइज इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, कैनल्स, अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह से चाइना एक इकोनॉमी के लिए अगर देखा जाए इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल इकोनॉमी बनने जा रहा है और बहुत जल्दी यूएस को सरपास कर देगा, ऐसा कहना है बहुत सारे लोगों का। तो ऐसे में फ़ायदा तो किसको हो रहा है, सिर्फ चाइना या फिर चाइनीज़ नेशनल को हो रहा है, लेकिन नुकसान किसको भुगतना पड़ रहा है, सबको। तो इसमें चाइना को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए। ठीक है, अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या आता है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि वाटर वेपर भी गैस है क्या, येस। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, विथ कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द ग्लोबल हीटिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल है, बट वाटर वेपर भी है, मीथेन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। ठीक है, कार्बन पार्टिकल्स आर बीइंग रिलीज्ड इन एक्सट्रीमली लार्ज क्वांटिटीज़ एंड दे हैव द एबिलिटी टू लिंगर इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर सीमिंगली एंडलेसली। तो बहुत सारे केसेस में कार्बन पार्टिकल की जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है और हमारे एटमॉस्फेयर में वो लगभग 100 साल, 200 साल, 300 साल तक रह जाते हैं या फिर 1000 साल भी रह सकते हैं। तो मतलब ऐसा लगता है कि एक जो कार्बन पार्टिकल वो अगर आप रिलीज़ कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, इट रिमेन्स देयर फॉर एवर। हाउ मच लॉस हैज़ बीन और हाउ मच लॉज एंड डैमेज इज़ द वर्ल्ड फेसिंग। तो अगर हम बात करें दुनिया भर में कितना लॉस हो रहा है, तो कुल मिलाकर 55 छोटे छोटे कंट्रीज ऐसा लिया गया कि जो आपका पुअर हो या फिर जो आपका डेवलपिंग हो। ठीक है, ऐसे कंट्रीज लिया गया 55। लेने के बाद वहाँ पर स्टडी किया गया, किसके द्वारा, किसने किया है ये स्टडी, रिसर्चर ने किया है। तो इन्होंने बोला है कि ये सारे कंट्रीज़ की अगर हम बात करें 55 vulnerable countries, they have suffered $525 billion combined climate crisis fueled losses in the last 20 years। क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ जो भी आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इवेंट होता है, फ्लड की बात करें, ठीक है, फ्लड की बात करें, अर्थक्वेक की बात करें, ठीक है, या फिर साइक्लोन की बात करें, ये सब चीज़ों में जो आपका नुकसान हुआ है वो सारे नुकसान को अगर हम मॉनेटरी वैल्यू में ऐड करें अराउंड $525 बिलियन हो जाता है। और ये पिछले 20 साल में ये 55 कंट्रीज़ ने $525 बिलियन का नुकसान भुगता है जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट रिलेटेड चेंजेस। ओके, द नंबर इज एस्टिमेटेड टू रीच $580 बिलियन बाय द पर ईयर बाय 2030। तो ये हर साल की बात है, ये हर साल $525 बिलियन। तभी मैं सोच रहा हूँ कि 20 साल में $525 बिलियन सेंस नहीं बन रहा था। हर साल 55 कंट्री हैं जो लगभग $525 बिलियन की नुकसान भुगत रहा था और ये लगभग $580 बिलियन पर ईयर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ चेंज्ड द वे द वर्ल्ड लिव्स विथ वल्नरेबल कम्युनिटीज़ बीइंग द वर्स्ट अफेक्टेड। वल्नरेबल कम्युनिटीज़ में कौन है, जो आपका ट्राइबल पॉपुलेशन है वो लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। फिर आप बात करें वुमेन की, बात करें वुमेन बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड है, चिल्ड्रेन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारे जो कम्युनिटीज़ है ये बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं। अकॉर्डिंग टू द IPCC, लॉसेस एंड डैमेज विल इंक्रीज इन फ्यूचर एज ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यू टू राइज। और ये जो लॉस है, ये जो डैमेज है, ये आने वाले वक्त में ये सिर्फ क्या होगा, आपका इंक्रीज होता जाएगा एंड इट इज़ ए वेरी सीरियस इशू।
ठीक है. It will be uniquely distributed and impact developing nations the most and in them the socially and financially weaker sections. तो डेवलपिंग नेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और उसमें भी जो आपका सोशली और फाइनेंशियली जो वीक लोग हैं वो लोग ज़्यादा सफ़र करेंगे. ठीक है. हाउ बिग इज़ द फंड एंड हाउ विल इट ऑपरेट. ये जो अभी हम लोग लॉस एंड डैमेज फंड की बात करते हैं, ये कितना बड़ा है और इसका क्या काम कैसे करेगा. द वर्ल्ड बैंक विल ओवरसी द लॉस एंड डैमेज फंड इन द बिगिनिंग. शुरू में ये लॉस एंड डैमेज फंड का देखभाल कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक करेंगे. विद द सोर्स ऑफ फंड्स बिंग रिच नेशंस सच एज द US, UK, EU, ये सब कंट्रीज सोर्स यू करेंगे, फंडिंग करेंगे. द स्केल ऑफ द रिप्लेनिशमेंट ऑफ साइकिल ऑफ द फंड रिमेन्स अनक्लियर. तो ये इसमें कितने साल में, ईयरली होगा, 2 ईयरली, 3 ईयरली होगा, कितना पैसा हमेशा मेंटेन करना चाहिए, इस पर एक क्लियर बातचीत अभी बाकी है. प्रीवियसली द डेवलपिंग नेशंस we are not keen to have the World Bank manage the fund as they saw this as a means by which richer nations could have more control over the finances. तो डेवलपिंग नेशन को लगता था कि ये जो फंड है, लॉस एंड डैमेज फंड की बात करें, इसकी जो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर नहीं जाना चाहिए? वर्ल्ड बैंक के हाथ में नहीं जाना चाहिए. वर्ल्ड बैंक भी क्या है, आपका अमीर जो कंट्रियां हैं, जो आपका रिच कंट्रियां हैं, उसके ही मतलब मोनोपोली है, तो ये नहीं होना चाहिए. दे हैव एक्सेप्टेड दिस टर्म नाउ. अब डेवलपिंग कंट्रीज ये सब बातें मान चुकी हैं. सो दिस इज़ ऑल विथ रेस्पेक्ट टू लॉस एंड डैमेज फंड. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था. ठीक है. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट होगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस योर queries. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.